गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और आप सभी जैसा देख पा रहे होंगे कि हम अध्ययन कर रहे थे भूगोल को, यानी पृथ्वी के रूप के वर्णन को। और हमने अध्ययन किया था सामान्य भूगोल का और फिर हम अध्ययन कर रहे थे स्थल मंडल को। तो आज हम उसी स्थल मंडल के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जाना और देखा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जाना और पृथ्वी पर होने वाली कुछ घटनाओं को जाना। और हमने अपनी पीछे वाली क्लास में, या कहे कि लास्ट क्लास में, हमने जाना था ज्वालामुखी को। और पहले हमने ज्वालामुखी को समझा, फिर ज्वालामुखी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ घटनाएं होती है ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत। और फिर हमने उन घटनाओं को देखा, उन ज्वालामुखी के पार्ट्स को देखा। और फिर हमने देखा कि कैसे ज्वालामुखी की क्रिया दो रूपों में होती है। कभी ज्वालामुखी की घटना चट्टानों के अंदर ही तो कभी बाहर होती है। और फिर हमने जाना कि वो क्रियाएं किस प्रकार से होती है। उन क्रियाओं को एक एक करके हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने ज्वालामुखी के वर्गीकरण किया, और किस आधार पर किया, उसकी सक्रियता के आधार पर। यानी जो ज्वालामुखी की घटना होती है वो सक्रिय, वो हमेशा होती रहती है, वो बहुत लंबे समय से नहीं होती, तो फिर अचानक हो जाती है। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि वो बहुत लंबे समय से नहीं हुई हैं और ना ही उनके दोबारा होने का आसार है। तो हमने कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी का अध्ययन किया था। तो आज हम देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातों को जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम की कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट बातों को। तो ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्कानोज, यानी ज्वालामुखी संसार में ज्वालामुखियों का वितरण किस प्रकार से है, किस प्रकार से है। तो हम देखेंगे कि ज्वालामुखी, जो संसार में ज्वालामुखी की घटनाएं देखने को मिलती है, वो कहाँ कम है या कहाँ ज़्यादा है, या वो किसी पैटर्न को फॉलो करती है। तो हम आज उसका अध्ययन अभी करते हैं। तो आप देखेंगे, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि जो हमारी प्लेट विवर्तनिक कॉन्सेप्ट है, जो प्लेटेक्टोनिक थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं भूकंपीय घटनाओं और ज्वालामुखी घटनाओं के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। जब हमने सुनामी को अध्ययन किया तब भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्लेटेक्टोनिक थ्योरी या वो प्लेट विवर्तनिक घटना कहीं ना कहीं इन घटनाओं में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो आप देखेंगे कि प्लेट विवर्तनी के आधार पर ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या वर्तमान में सबसे मान्य संकल्पना है। अब ये किस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर ही ज्वालामुखी क्षेत्रों की व्याख्या करना सबसे ज़्यादा सही है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मान्य है। ये किस आधार पर कह सकते हैं? तो आप देखेंगे कि जो हमने जब अध्ययन किया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, उन प्लेट्स को कुछ बड़ी तो कुछ छोटी, और उन प्लेट्स के किनारों को जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कभी वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वो किनारे जिनको हमने पढ़ा और देखा और समझा, तो हम देखते हैं कि उसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर या उसी प्लेट टेक्टोनिक घटना के आधार पर हमारी जो ज्वालामुखी का एक वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही उसके लिए सबसे ज़्यादा मान्य है। यानी प्लेटों के विवर्तनिक होने का, यानी प्लेटों के संचलन के कारण ही कहीं ना कहीं ये हमने भूकंप और ज्वालामुखी को जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में अधिकांशतः प्लेट विवर्तनिक ही उसका कारण बनती है। तो आप देखेंगे कि 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर और 15% रचनात्मक प्लेट किनारों पर तथा शेष प्लेट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं।
आप दोबारा इसको समझेंगे कि विनाशात्मक प्लेट किनारे क्या होते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जब दो चीजें आपस में टकराएगी तो विनाश होना आवश्यक है, नुकसान होना आवश्यक है। ये अवश्य ही क्या होगा कि जब दो चीजें टकराएगी तो अवश्य ही कोई ना कोई विनाशकारी घटना वो हो सकती है, वहां चीजों के टूटने की संभावना ज्यादा होगी। तो उनकी जब प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने आती है तो उन किनारों को हम विनाशात्मक प्लेट किनारे कहते हैं। वहीं जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर यानी दोनों विपरीत दिशाओं में गमन करती है तो उन प्लेट के किनारों को हम रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। अब प्लेट क्या होती है ये सब हम पहले डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं कि प्लेट क्या होती है, हम ये किनारे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम अभी अध्ययन कर रहे हैं ज्वालामुखी के डिस्ट्रीब्यूशन का, वोल्कानिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अभी हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक बार मोटा मोटी ये भी देख ले कि विनाशात्मक प्लेट किनारे क्या होते हैं, रचनात्मक क्या होते हैं। और आप विनाशात्मक किनारों पर यह घटना 80% ज्वालामुखी की घटना आपको देखने को मिलती है, यानी वो पृथ्वी के बाहरी टुकड़े जब आपस में एक दूसरे के नजदीक जाते हैं, वो टकराते हैं, तो वहां भूकंप की घटना अधिकांशतः देखने को 80% वहां घटना देखने को मिलती है। और जब वो ऐसे दूर होते हैं तो 15% संपूर्ण घटनाओं का 15% वहां देखने को मिलती है और 15% इन प्लेटों के ऊपर, बाकी शेष इन प्लेटों के ऊपर यानी इंटरप्लेट वोल्कानिक घटनाएं देखने को मिलती है, शेष प्लेट के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यानी आपने देखा, मोटा मोटी ये समझ लिया कि जब हम ज्वालामुखी के वितरण की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 80% घटनाएं कहाँ होती है, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। यानी वो प्लेट के टुकड़े जब एक दूसरे के सामने आकर मिलते हैं तो वहां संपूर्ण ज्वालामुखी घटनाओं का 80% यानी 100 में से 80 घटनाएं वहां देखने को मिलेगी जब प्लेट एक दूसरे के समीप आएगी, एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी। और ये आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पहले ही समझ चुके हैं कि जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है। और फिर दूसरी घटना होती है कि प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना यानी अलग अलग दिशाओं में गमन करना। तो आप देखेंगे कि 80% ज्वालामुखी घटनाएं वहां होती है जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है, एक दूसरे के नीचे चली जाती है। और 15% घटनाएं वहां होती है जब प्लेटें एक दूसरे से अलग, प्लेटें दूसरी दिशाओं में यानी विपरीत दिशाओं में गमन करती है। और शेष उन आंतरिक भागों में, उन प्लेट के आंतरिक भागों में देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे उन प्लेट के बारे में, उन स्थानों को समझेंगे जहां घटनाएं अधिकांशतः देखने को मिलती है। अब हमने ये तो जान लिया कि इन प्लेटों के किनारों पर मिलती है और इनमें भी उन प्लेटों के किनारे ज्यादा मिलती है जो प्लेट एक दूसरे के समीप आती है। तो ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे भारी प्लेट प्रशांत प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो हम पहले उसी प्लेट के बारे में, हम उसी ज्वालामुखी बेल्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द है। तो आइए पहले हम वो बेल्ट देख लेते हैं, वो क्षेत्र देख लेते हैं जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की घटनाएं देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर, परिप्रशांत का मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला यानी एक बेल्ट बनी हुई है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर आपको देखने को मिलती है। इसे परिप्रशांत मेखला या सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर बेसिन की परिधि में घोड़े की नाल के जैसे, यानी जैसे घोड़े का पैर और उसमें जो नाल लगती है,
आप उसको देखेंगे कि वो वृत्ताकार नहीं होती है, लेकिन कुछ वृत्ताकार लगभग वृत्ताकार शेप में देखने को मिलती है और वह पूरी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें एक गैप भी होता है। तो ये जो परिप्रशांत मेखला है ये कुछ इस प्रकार की है जैसे घोड़े की नाल आपको देखने को मिलती है, यानी आकार में घोड़े की नाल के जैसी आपको देखने को मिलती है। यह घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधि देखने को मिलती है, या कहे कि इसके किनारों पर ये इस मेखला के इस परिप्रशांत परिधि के घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है जहां तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती है, यानी ये वो क्षेत्र है जहां अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। यहाँ दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है और दुनिया के लगभग 90% भूकंपीय क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वो महत्वपूर्ण प्लेट है ज्वालामुखी की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से ये वो महत्वपूर्ण प्लेट है। ये वो अकेली ऐसी प्लेट है जो 75% सक्रिय ज्वालामुखियों को समेटे हुए है, यानी 75% सक्रिय ज्वालामुखी इस प्लेट के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलते हैं और 90% भूकंपीय घटनाएं भी इसी प्लेट के किनारों के आसपास आपको देखने को घटित होती हुई मिलेगी। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर 40,000 किलोमीटर लंबा किनारों वाला एक क्षेत्र है। 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग ये फैला हुआ है। तो आप यहाँ से समझे कि परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी वितरण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और वो इसीलिए कि 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी प्लेट के किनारों पर स्थित है और ये घोड़े की नाल के आकार जैसी है और इसकी जो लंबाई है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि ये आकार में बहुत बड़ी है, जो कि 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र कहीं ना कहीं रखती है। यहाँ कई विवर्तनिक प्लेटों की सीमाएं मिलती है, जिनमें प्रशांत महासागरीय प्लेट, जुआन डे फ्यूका प्लेट, कोकस प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और नजका प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और फिलीपींस प्लेट शामिल है। यानी यहाँ और बहुत अन्य प्लेटें इस प्लेट से क्या है आकर मिलती है, यानी ये जो प्री प्रशांतीय महासागरीय प्लेट है या बेल्ट कहे या प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो अपने आप में सबसे विशाल प्लेट तो है ही, लेकिन इस प्लेट से टकराने वाली अन्य प्लेटें जिनमें ये सारी प्लेटें शामिल है और वो प्रशांत महासागरीय प्लेट अपने आप में सबसे विशाल है, भारी है, तो वो इन प्लेटों से टकराती है और भारी प्लेट हल्की प्लेट के हमेशा नीचे जाएगी, यानी डिस्ट्रक्टिव, यानी वो विनाशात्मक किनारे बनेंगे। और जब विनाशात्मक किनारे बनेंगे तो आपको अधिकांश घटनाएं इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर की परिधि में, रिंग ऑफ फायर की परिधि में, और इसको रिंग ऑफ फायर किस लिए बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर यानी वो घोड़े की नाल के जैसा आकार और लगभग ये अंगूठी जैसा भी एक तरीके से दिखता है, और ये वो विनाशात्मक प्लेट के किनारे, यानी इस प्लेट के किनारे, इस प्रशांत महासागरीय प्लेट के किनारे जहां दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी हमेशा आग उगलते रहते हैं, तो इसी स्थान को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। रिंग ऑफ फायर की परिधि में विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, यानी ये वही स्थान है जहां प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे समा जाती है। ये हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने कहा कि ये वो घटना है, प्लेट विवर्तनिक वो घटना है जो इसी ज्वालामुखी क्रिया के लिए अधिकांशतः जिम्मेदार होती है। तो आपने देखा कि ये रिंग ऑफ फायर वाला रिंग और
ऑफ फायर की परिधि में विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है और अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे समा जाती है। इसे अभिसारी सीमाएं या कन्वर्जेंट बाउंड्रीज या सबडक्शन जोन कहते हैं। इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वो क्षेत्र है, ये वो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है जहां दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी है और ये वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और इस प्लेट से टकराने वाली अन्य प्लेट जिसमें भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, कोकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजका प्लेट, यानी इस प्लेट ये अपने आप में एक विस्तृत स्थान में ये प्लेट फैले हुए हैं और ये बाकी प्लेट यहाँ टकराती है, एक सबडक्शन जोन बनता है और इन प्लेटों के टकराने के कारण अधिक घनत्व वाली प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है और जैसे ही वो नीचे जाएगी अधिक तापमान के कारण वो चट्टानें कहीं मैग्मा का रूप लेगी और वो फिर मैग्मा पृथ्वी के बाहर आएगा, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रशांत महासागरीय यानी संसार की सबसे बड़ी प्लेट है और ये अपने आप में भारी और विशाल है और ये बाकी अन्य प्लेटें इस प्लेट से टकराती है और टकराने के कारण सबडक्शन होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। सेपन मंडल में जाने वाली प्लेट की चट्टानें, यानी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो जाने वाली प्लेट की चट्टानें पृथ्वी की सतह से कम गहराई में पिघलकर मैग्मा में तब्दील हो जाती है। यानी वो चट्टानें जब एक दूसरे के नीचे जाती है, सबमर्ज होती है, तो वहां जाकर वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है, मैग्मा का रूप ले लेती है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक आदर्श स्थिति बन जाती है। तो आप इसको बहुत इजी समझ सकते हैं कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी तो नीचे उस मैग्मा में वो चट्टानें परिवर्तित हो जाएगी, अधिक तापमान के कारण वो चट्टानें कहीं ना कहीं पिघलेगी और जब वो चट्टानें पिघलेगी तो नीचे पिघला हुआ पदार्थ भी कहीं जहाँ से उसको स्पेस मिलेगा वो कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश करेगा। और जब वो यानी अब जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, एक प्लेट के नीचे जाने के कारण उस ज्वालामुखी क्रिया को होने के लिए जो आदर्श स्थिति होती है वो वहां बनकर तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड के पास ताउपो ज्वालामुखी आर्क, जहां अधिक घनत्व वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे समा रही है। यानी आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के पास ताउपो ज्वालामुखी आर्क जो है वहां ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट दोनों आपस में टकराती है और मैंने कहा कि हमेशा भारी प्लेट यानी ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जाएगी। तो यहाँ भी सेम वही होता है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे जाती है और यहाँ एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है जो ताउपो ज्वालामुखी आर्क यहाँ पर न्यूजीलैंड में बनता है। इस क्षेत्र में पर्वतों, द्वीप समूहों और महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ है, जैसे कि मेरियाना गर्त जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। इस क्षेत्र में ऐसे स्थानों का भी निर्माण हुआ है जो दुनिया में सबसे गहरे स्थान हैं, यानी मेरियाना गर्त भी कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में आता है। और दुनिया के 40% से अधिक भूतापीय ऊर्जा संसाधन इसी क्षेत्र में मौजूद है। यानी वो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलने वाली ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, इसी प्रशांतीय महासागरीय बेल्ट में देखने को मिलती है। यानी यही वो स्थान है जहाँ
संपूर्ण भूतापीय ऊर्जा का लगभग 40% हिस्सा इसी प्रशांत महासागरीय प्लेट की परिधि पर आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे आप मध्य महाद्वीपीय पेटी, वो आपने देखा प्रशांतीय महासागरीय पेटी, यानी जिस हम प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात करते हैं, उस प्लेट के चारों ओर वो बेल्ट जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। वो प्रशांत महासागरीय प्लेट दूसरी प्लेटों से टकराती है और वो सबमर्ज करती है, वहाँ सबडक्शन होता है और उसी सबडक्शन के कारण वहाँ ज्वालामुखी आने की आदर्श स्थिति बनती है और वहाँ सबसे ज़्यादा यानी 75% सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे महाद्वीपीय मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्षेत्र यूरेशियन, अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। यानी ये वो क्षेत्र है जो यूरेशियन, अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। इसकी दो शाखाएं हैं। एक पहली शाखा जो अटलांटिक महासागर से होते हुए पश्चिमी द्वीपों तक जाती है और दूसरी शाखा स्पेन इटली से होते हुए हिमालय की ओर बढ़ती है और दक्षिण में प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिल जाती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र में आते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का विस्थापन ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए आवश्यक गहराई पर नहीं होता है। और स्ट्राम्बोली, वेसुवियस, एटना और एजियन सागर के ज्वालामुखी, ईरान के दमावंद, कोहो सुल्तान और आर्मेनिया के अरारात और भारत के बैरन द्वीप के ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं, इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। और यह मध्य महाद्वीपीय मेखला आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जो भारत की हिमालय वाली रेंज को कवर करते हुए और फिर इस प्रकार से यूरोप को कवर करते हुए, यूरेशियन प्लेट को कवर करते हुए, ईरान को कवर करते हुए, पाकिस्तान को कवर करते हुए ये बेल्ट जाती है, जो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट का हिस्सा है। ये वो क्षेत्र है जो हमारी मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है, ज्वालामुखी जहां आपको इस महाद्वीपीय हिस्से में देखने को मिलते हैं। हमने पहले देखा कि कैसे ये हमारा वो पूरा क्षेत्र है जो प्रशांत महासागरीय मेखला है, वो उधर वाला हिस्सा, ये इधर वाला हिस्सा, और कैसे अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो कैसे वो घोड़े की नाल के आकार का दिखेगा। यानी उसको और इसको जब मिलाएंगे तो घोड़े की नाल के आकार का दिखेगा, जिसको मैंने कहा रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारी एक दूसरी बेल्ट है, जो महाद्वीपीय बेल्ट है, जो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट है, वो इस प्रकार ठीक यहाँ से महाद्वीपों से होते हुए ये जो भारत को भी कवर करती है, ईरान को, पाकिस्तान को, और यूरोप को भी कवर करती है। ये इस प्रकार से मध्य महाद्वीपीय बेल्ट फैली हुई है। अब देखेंगे मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, मिड अटलांटिक बेल्ट और मिड ओशन रिज। ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। यहाँ पर दो प्लेटें अपसरण के कारण भ्रंश का निर्माण करती है। यानी ये वो स्थान है, ये मध्य अटलांटिक महासागर वाले वो स्थान हैं जहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होता है, और भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी भ्रंश को डिस्कस करेंगे। भ्रंश अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि लेकिन आप इतना समझेंगे कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ भ्रंश का निर्माण होता है, और क्रस्ट के नीचे एस्थिनोस्फीयर से पेरिडोलाइट तथा बेसाल्टिक मैग्मा ऊपर उठते हैं। जब ये ऐसे एक दूसरे से प्लेटें दूर जाएगी तो नीचे एस्थिनोस्फीयर से आने वाला मैग्मा कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, वो मैग्मा ऊपर आएगा, और
उसके शीतलन यानी जब मैग्मा ऊपर आएगा तो वो वायुमंडल में के संपर्क में आने से वो मैग्मा कहीं ना कहीं ठंडा भी होगा। वो मैग्मा शीतलन से नवीन क्रस्ट का निर्माण करता रहता है। यानी आप इस मध्य अटलांटिक मेखला को इस प्रकार समझेंगे कि यहाँ पर अभिसरण की क्रियाएं होती हैं। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और नीचे से मैग्मा एस्थिनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल से मैग्मा नीचे से ऊपर आता है। और जैसे ही वो ऊपर क्रस्ट से ऊपर आएगा तो वायु के संपर्क में आने से उसमें शीतलन होगा, वो ठंडा होगा और वो फैलेगा तो नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा, यानी भूपर्पटी का निर्माण होगा। हेक्ला वह लाकिस प्रदेश में आइसलैंड के प्रमुख ज्वालामुखी है। अटलांटिस दक्षिणी अटलांटिक महासागर के एवं एजोर्स व सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी है। अब देखेंगे आप अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी यानी प्लेटों के बीच में कुछ ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। अब आप उनको देखेंगे और प्लेटों के बीच में ज्वालामुखी मिलने का पीछे का जो कारण है उसकी आज तक ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई है। उसके लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन उसकी कोई उचित व्याख्या आज तक नहीं मिल पाई है। तो आप देखेंगे कि जो अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी होते हैं इंटरप्लेट होते हैं, यानी प्लेटों के ही मध्य में आते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे या तो प्लेट दोनों एक दूसरे के पास आएगी, आमने सामने से टकराएगी, या वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी। यानी अपसारी और अभिसारी प्रकार की घटनाएं यहाँ देखने को मिलती है। जब वो यहाँ कभी विनाशकारी प्लेट किनारे तो कभी रचनात्मक प्लेट किनारे आपको देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ ये घटना क्यों होती है, यानी प्लेट के मध्य भागों में घटना किस प्रकार होती है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा तार्किक चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं को उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई है, जिन्हें सूक्ष्म प्लेट गतिविधियां एवं गर्म स्थल हॉट स्पॉट से संबंधित माना जाता है। यानी प्लेट के बीच में जो आपको क्रियाएं देखने को मिलती है, ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है, उनको गर्म स्थल से संबंधित माना जाता है। यानी हम आगे पढ़ेंगे हॉट स्पॉट यानी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से कुछ गर्म चीजों का उत्सर्जन या कुछ गर्म चीजें बाहर आती है, तो वो प्लेट के आंतरिक हिस्सों में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि 80% उन विनाशात्मक प्लेट किनारों पर देखने को मिलते हैं, 15% हमें रचनात्मक प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, और शेष अन्य हमें प्लेट के आंतरिक भागों में देखने को मिलते हैं। और उसके पीछे कारण माना जाता है हॉट स्पॉट को, कि जो आंतरिक भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं देखी जाती है उनके पीछे सूक्ष्म प्लेट गतिविधि एवं गर्म स्थल को ही माना गया है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण हवाई द्वीप यूएसए में हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका तक जाने वाली श्रृंखला है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख भूस्वरूप, यानी कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। यानी ज्वालामुखी घटना के होने से कुछ स्थल रूपों का भी निर्माण होता है। अब हम उनको एक एक करके देखेंगे। यानी ज्वालामुखी की जो घटना, जो मैग्मा, जो पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्रस्ट से बाहर आते हैं या क्रस्ट के अंदर रह जाते हैं, हमने पहले ही कहा कि ज्वालामुखी दो रूपों से होता है। एक वो जब मैग्मा किन्हीं कारणों से बाहर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही दरारों और छिद्रों में जमा
हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब मैग्मा बाहर आता है तो हमने कहा कि जब अंदर ही रह जाता है तो अनेक प्रकार की जिसमें लेकोलिथ, लेपोलिथ और बैथोलिथ प्रकार की अलग अलग संरचनाएं देखने को मिलती है। तो जब मैग्मा बाहर आता है तो आपको भू स्वरूप पर भी कुछ ना कुछ यानी पृथ्वी की क्रस्ट पर भी कुछ ना कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। तो हम उन्हीं संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान या क्रिया के बाद आपको स्थल रूप में स्थल पर दिखाई देती है। तो इसमें सबसे पहली घटना है लावा पठार। लावा पठार यानी लावा के निकलने से और लावा के फैलने से, लगातार फैलने से किसी पठार का निर्माण होना। यानी जब लावा पठार वह विस्तृत समतल या हल्का ऊंचा क्षेत्र होता है जो ज्वालामुखी से निकले बहुत अधिक मात्रा में तरल लावा बेसाल्टिक लावा के बार बार फैलने और ठंडा होकर जमने से बनता है। यानी लावा जब निकलता है तो वो कहीं ना कहीं क्रस्ट पर आकर बार बार ठंडा होता है, वायु के संपर्क में आएगा तो ठंडा भी होगा और ठंडा होने के बाद वो बार बार इरप्शन होगा, बार बार फैलेगा, बार बार ठंडा होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक समतल का रूप धारण करेगा और ऐसी आकृति को लावा पठार कहते हैं। और इसका बहुत सीधा उदाहरण, लेकिन ये घटना भारत में बहुत पहले मानी जाती है। माना जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई थी और इसका उदाहरण भारत में दक्कन के पठार को माना जाता है और माना जाता है कि ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस पठार का बनना, इस पठार का निर्माण हुआ था। ये दक्कन का पठार इसी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा के बाहर आने से और लावा के जमने से दक्कन के पठार की उत्पत्ति को माना जाता है। लेकिन ये 6.5 करोड़ वर्ष की आयु लगभग इस दक्कन के पठार की मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार अमेरिका और कोलंबिया का पठार भी इसी लावा के जमने से, लावा के बाहर आकर बार बार वही शीतलन और बार बार लावा का बाहर आना और शीतलन होना, परतों में ऐसे जम जाना और समतल का निर्माण होना, इसी प्रकार की घटना अमेरिका, कोलंबिया पठार और फिर आइसलैंड में आज भी सक्रिय पठार, लावा पठार बन रहे हैं। और अफ्रीका में भी इथोपियाई पठार इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। यानी आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से बनने वाले स्थल रूपों में या ज्वालामुखी क्रिया के दौरान देखे जाने वाले भू स्वरूप में लावा पठार एक महत्वपूर्ण भू स्वरूप है या धरती पर देखे जाने वाला लैंडफॉर्म है। तो आप देखेंगे जो आप चित्र में देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी लावा के फैलने से, इसी काले काले लावा से फैलने से, लगातार उसका शीतलन होने से एक विस्तृत क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में फैलने से उसको प्लेन कर देता है, समतल कर देता है और फिर ये एक पठार का निर्माण करता है। तो वो उस लावा के कारण होता है, तो इसको हम लावा पठार के नाम से भी जानते हैं। अब इसी में आप देखेंगे ज्वालामुखी शंकु। तो आप ये सीधा सा मान सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी हम शंकु को हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, तो उससे दोनों तरफ लावा निकलेगा तो कुछ एक इस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा, यानी उसको हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। तो ज्वालामुखी के मुख यानी जहां से ज्वालामुखी मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी के मुख यानी वेंट के चारों ओर लावा यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले पदार्थ, लावा, राख और पत्थरों के जमने से बनी शंकु के आकार की संरचना, शंकु के आकार की आकृति को ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। यानी इस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो इस छिद्र से
इस छिद्र को हम अभी देखेंगे कि किस नाम से जानते हैं। इस छिद्र से जो पदार्थ जमीन के अंदर से ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर आते हैं, जिनमें एक चिपचिपा पदार्थ, मैग्मा और राख और पत्थरों के या चट्टानों के टुकड़े शामिल होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर आकर कुछ इस तरीके से फैलते हैं। इसी आकृति को हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से या ज्वालामुखी या वोल्कानिक कोन के नाम से जानते हैं। अभी ये आने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो शंकु क्या कहलाएंगे, वो शंकु किस प्रकार के होंगे। ये उस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जब हम उस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले पदार्थों की प्रकृति की बात करते हैं, तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि 3 प्रकार के शंकु होते हैं। ये 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। तो इनमें पहला होता है राख शंकु। राख शंकु यानी ये वो आकृतियां होती है जिसमें राख और पत्थर शामिल होते हैं। राख और पत्थर शामिल होते हैं। उन राख और पत्थर से मिलने वाले शंकु राख शंकु कहलाते हैं। और इसका एक सीधा उदाहरण आपको मैक्सिको में देखने को मिलता है। पेरिक्यूटिन के नाम से जो शंकु है, वहां पर एक इस प्रकार का शंकु बना हुआ है। वो पेरिक्यूटिन मैक्सिको में आपको इस प्रकार का राख शंकु या सिंडर कोन देखने को मिल सकता है। मिश्रित शंकु या कॉम्पोजिट कोन, इसमें लावा और राख दोनों से मिलकर इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। लावा और राख दोनों से मिलकर इस प्रकार के शंकु बनते हैं। और इसका सीधा उदाहरण माउंट फ्यूजी जो कि जापान में है, इसका सीधा उदाहरण वो आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार के शंकु को हम मिश्रित शंकु कहते हैं, जहां लावा और राख दोनों मिले हो। और जब राख और पत्थर खाली मिले हो तो हम कहेंगे कि वो राख शंकु है। और जब लावा और राख दोनों मिले हो तो हम कहेंगे कि उस प्रकार का शंकु मिश्रित शंकु है या कॉम्पोजिट कोन है। तो ठीक इसी प्रकार तीसरे प्रकार का जो शंकु होते हैं वो होते हैं सील्ड शंकु। और ऐसे शंकु खाली तरल लावा से मिलकर बने होते हैं, तरल लावा से मिलकर बनते हैं। और इसका उदाहरण है मोना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर आपको देखने को मिलते हैं। तो मोना लोआ इस प्रकार के शंकु का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। तो पहले प्रकार की आकृति आपने देखी ज्वालामुखी या लावा पठार। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के फैलने से और ठंडा होकर फिर दोबारा निकलने वाले लावा को फैलने, इसी प्रकार से एक समतल मैदान का निर्माण होता है। तो उसकी ऊंचाई के आधार पर वो एक पठार का रूप धारण करता है। तो ऐसी आकृति को हम ज्वालामुखी पठार के नाम से जानते हैं। और जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने देखा कि भारत में दक्कन का पठार है। इसी प्रकार ज्वालामुखी शंकु के रूप में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कुछ आकृतियां शंकु के रूप में देखने को मिलती है। तो उनको हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। और वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें राख शंकु, मिश्रित शंकु और तीसरा सील्ड शंकु होते हैं। तो आपने पहली देखी लावा पठार और दूसरी देखी शंकु। अब देखते हैं ये शंकु किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल ठीक आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे। और जहां से मैग्मा निकलता है वो कुछ कटोरे के प्रकार की आकृति, यानी जहां से वो मैग्मा निकलता है और साइडों में ऐसे जाएगा तो वो आकृति कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। वो आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं।
ये वो स्थान है जहां से मैग्मा निकलता है। तो वो मैग्मा ऐसे निकलता रहता है और फैलता रहता है, और इसी को हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको देखना है कि वो ज्वालामुखी शंकु किस प्रकार के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रेटर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी ज्वालामुखी क्रेटर भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी वो कटोरे के आकार की आकृति या कढ़ाई के आकार की आकृति जो आपको अक्सर ज्वालामुखी वाले स्थान पर उसके ऊपर वाले हिस्से पर जहां से मैग्मा निकलता है वहां देखने को मिलती है, उसको हम ज्वालामुखी क्रेटर के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर ज्वालामुखी के शीर्ष टॉप पर स्थित कीप या कटोरे के आकार का गड्ढा होता है। स्थित कीप या कटोरे के आकार का गड्ढा होता है जहां से लावा, गैस, राख और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उसके टॉप पर वो हिस्सा होता है जहां से ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले पदार्थ बाहर निकलते हैं, और वो कटोरे के आकार का हिस्सा होता है जिससे पदार्थ इस प्रकार बाहर जाते रहते हैं। और क्रेटर के प्रकार भी अलग अलग प्रकार के क्रेटर आपको देखने को मिलते हैं, और जिसमें विस्फोटक क्रेटर, एक्सप्लोसिव क्रेटर जो विस्फोट से बनते हैं। यानी ज्वालामुखी में जब कभी एकदम से विस्फोट होगा तो वो अलग प्रकार के क्रेटर देखने को मिलेंगे, और उस प्रकार के क्रेटर को हम विस्फोटक क्रेटर कहते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है माउंट सेंट हेलेना जो यूएसए में आपको देखने को मिलता है। और दूसरा होता है धसाव क्रेटर या कोलैप्स क्रेटर जो मैग्मा के निकलने के बाद जमीन धस जाती है। ऐसे क्रेटर को हम धसाव क्रेटर या फिर कोलैप्स क्रेटर कहते हैं। मैग्मा निकलने के बाद जमीन धस जाने के कारण उसको हम धसाव क्रेटर के नाम से जानते हैं। और ये होते हैं संयुक्त क्रेटर, कंपाउंड क्रेटर। एक क्रेटर के अंदर जब दूसरा क्रेटर आपको देखने को मिले तो ऐसी स्थिति को हम कंपाउंड क्रेटर के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति को हम कंपाउंड क्रेटर के नाम में से जानते हैं। और जब वो ऊपर बने वाली इस प्रकार की आकृति और उन स्थानों पर जब वर्षा होती है तो उन आकृतियों में पानी भर जाता है और फिर होता है क्रेटल झील का निर्माण। यानी आप देखो, जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो उसके बीच से जहां से मैग्मा निकलेगा, जहां से मैग्मा निकलता है वो मैग्मा उन वस्तुओं को बाहर धकेल देता है, तो बीच में कटोरे या कढ़ाई के जैसी आकृति बनती है, उसी को हम क्रेटर कहते हैं। और यह अपने आप में, आप ऐसा इसको मत समझे, ये बड़ी व्यापक स्तर की संरचना होती है। यानी आप देखेंगे कि क्रेटर जो होता है, क्रेटर लगभग इसका व्यास 2 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर हो सकती है। यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान इतने वाले भाग में जो पदार्थ होते हैं वो निकलते रहते हैं और साइडों में बिखरते रहते हैं। और ये जो बीच वाला स्थान है, ये स्थान जो क्रेटर कहलाता है, इसमें बरसात के कारण पानी भर जाता है और इसी को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। जब क्रेटर में वर्षा जल भर जाता है तो झील बन जाती है, इसी को हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और क्रेटर लेक ओरेगन यूएसए इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्रेटर लेक ओरेगन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। टोबा झील इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनने वाली झील, विश्व की सबसे बड़ी झील इंडोनेशिया में है, जिसको हम टोबा के नाम से जानते हैं। और बैरनदीप क्रेटर झील और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ये कुछ झील इस प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन माना जाता है कि वो
ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई झील नहीं है। माना जाता है कि वो क्षुद्र ग्रह के कारण बनी हुई झील है। और क्षुद्र ग्रह हम अपनी भूगोल वाली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं कि पृथ्वी के बाहर कुछ आकाशीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आ जाने से पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उससे गड्ढा बन जाता है। तो वो इसी प्रकार की कुछ बनी हुई झील है जिसको हम लोनार झील के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। तो लेकिन वो कुछ आकृति में इस प्रकार की दिखाई देती है। तो आपने देखा कि हमने समझा कि ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाले कुछ स्थल रूपों को अभी तक हमने समझा। अब देखेंगे कैलडेरा। कैलडेरा और कैलडेरा, आप इसको ठीक कैलडेरा को क्रेटर के रूप से समझिए, बस ये उससे और ज्यादा व्यापक घटना है, यानी ये आकार में और ज्यादा बड़ी है। तो इसको हम, इस कैलडेरा को हम, इस घटना को हम कल और ज्यादा विस्तृत रूप में देखेंगे। आज किन्हीं कारणों से क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम इस ज्वालामुखी के टॉपिक को और आगे विस्तृत रूप में कल इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और आप लगातार क्लासेस को देखते रहिए और आप अवश्य ही एक अच्छा स्कोर फिर एग्जाम में कर पाएंगे। और लगातार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आज के लिए थैंक यू, यहीं तक, धन्यवाद।